हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ पार्ट 5 ऑफ विजन आईएएस करंट अफेयर मैगजीन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। अगर आपने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं, यू कैन सिंपली गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन। वहाँ पर अप्रैल 2021 विजन आईएएस करंट अफेयर नाम की एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको सारे वीडियोस 4 जो पार्ट्स आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस और उसके अलावा जो पिछले इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक हैं वो कवर किए थे। इन दिस स्पेसिफिक वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इकोनॉमी, एंड इफ योर ऑप्शनल इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन देन दिस चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू कैन सब्सक्राइब टू दिस channel. You can watch the previous year questions and the kind of innovative linking pin series in which I am linking the public administration theories with the current affairs. So you will get those videos on the daily basis at 10 p.m. on this channel itself, and the GS thing, the Vision IAS magazines and PT 365 etc. you will get at the 10 a.m. itself. Okay, so this is all about the schedule, and apart from that you can join the Telegram group Pubet PDA official if your optional is public administration per se, and you will be able to download the sample magazine of the month of September 2020, in which you will get to know that public administration current affairs are very important, and Pubet PDA is one stop solution for your public administration optional preparation insofar as the current affair thing is concerned. Okay, so let's get started with economy section of this magazine. 3.1 पर लिखा हुआ है होलसेल प्राइस इंडेक्स। क्या होता है ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि एनुअल रेट जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स का वो 7.39% पे स्टूड रहा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021, जो पिछला मंथ था ओवर मार्च 2020। तो पिछला अगर 2020 का इस टाइम का देखो और अभी का देखो तो यू विल गेट दिस थिंग, और विच इज़ द हाईएस्ट होलसेल इन्फ्लेशन रेट सिंस अक्टूबर 2012। तो होलसेल इन्फ्लेशन जो है वो हाईएस्ट है सिंस द इन्फ्लेशन रेट ऑफ अक्टूबर 2012। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, तो यहाँ पे बढ़ा है होलसेल प्राइस इंडेक्स 2012 अक्टूबर के बाद बढ़ा है, दैट्स वाई दिस इज़ इन द न्यूज़। और बेस ईयर भी 2011-12 है, सो आप समझ सकते हो कि वहाँ से पूरा देखा जाए तो बड़ा है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में आपको कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए। पहला ये है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट होलसेल लेवल। देखो, एवरेज प्राइस इंक्रीज होना, जनरल राइज इन द एवरेज प्राइसेज, ये जो इंक्रीज होना विद रेस्पेक्ट टू गुड्स, इसको तो एट द होलसेल लेवल इसको बोलते हैं WPI। अगर इसी की जगह इसी डेफिनेशन में अगर हम गुड्स के साथ सर्विसेज भी कर दें और ये मेन चीज़ होलसेल को हटा के थोड़ा मतलब कंज्यूमर ओरिएंटेड कर दें, तो ऑब्वियसली ये हो जाए, रिटेल प्राइसेस कर दें, इस तरीके की चीज़ें कर दें, तो ये हो जाएगा आपका CPI की तरह हो जाएगा। ठीक है, जो नॉर्मल दिस कंज्यूमर वाला जो होता है, ठीक है, प्राइस इंडेक्स। तो ये चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द एवरेज प्राइसेस ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं है, ये याद रखना। अगर यहाँ यूपीएससी गुड्स एंड सर्विसेज कर दे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज WPI में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती हैं। हैशटैग एम्फेसाइज एडेड। ओके, याद रखना इसको। होलसेल लेवल पे होता है, ये तो नाम से ही क्लियर है, और कमोडिटी सोल्ड इन द बल्क, जब बल्क में होती हैं तो होलसेल वाला आपको पता हो, कॉन्सेप्ट पता है। ठीक है, इसके अलावा इट डज नॉट कंसिडर द प्राइसेज ऑफ सर्विसेज, जो मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ पे सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती। इसको रिलीज जो है वो NSO नहीं करता है, इसको रिलीज जो है वो करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, वो यहाँ पे इसको रिलीज करते हैं। बेस ईयर 2011-12 है, रिवाइज हुई थी 2017 में, पहले उसके पहले क्या थी 2004-5। ठीक है, 11-12 है। इसके अलावा कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? कंपोनेंट्स यहाँ पे प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल, पावर एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, ये 3 चीज़ें यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा सिग्निफिकेंस क्या है इस कॉन्सेप्ट ऑफ WPI की? सो हियर यू कैन सी द सिग्निफिकेंस। तो डिफ्लेटर ऑफ वेरियस नॉमिनल मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को पता करने में यूज होता है। मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स से क्या होता है, आज अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स इतना है, पहले इतना था, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना जो है डिफ्लेटर की तरह काम करेगा, यानी एक डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल GDP और रियल GDP, या उनका जो रेशियो है वो निकालने में हेल्प करेगा। डिफ्लेटर का मतलब वही है, जैसे एक होता है GDP डिफ्लेटर,
जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो क्या होता है, जो आपकी नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी उनका रेशियो वगैरह होता है, ठीक है। उससे क्या पता चल जाता है कि अगर कोई, उससे मतलब सिंपल है कि महंगाई पता चल जाती है, कितना इन्फ्लेशन आया, कितना मतलब प्राइस का डिफरेंस है, मींस दैट थिंग यू विल बी एबल टू कैलकुलेट बाय यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, वो तो ओवरऑल जीडीपी का डिवीजन कर रहे हैं, लेकिन ये जो सीपीआई डब्ल्यूपीआई होते हैं ये निकालते टाइम हम क्या करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी कंसिडर नहीं करते, बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का ही जो उनमें कितना चेंजेस आया वही कंसिडर करते हैं। मतलब डिफरेंस क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो ओवरऑल जीडीपी यानी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में एक कंट्री के अंदर, कंट्री की बाउंड्री के अंदर कितना हो रहा है, वो सारी चीज़ें जीडीपी में आती हैं। और उस जीडीपी को जब मतलब बेस ईयर और उसके बाद जब नॉमिनल और रियल का रेशियो निकालते हैं वो ओवरऑल का होता है। लेकिन जब सीपीआई का अगर देखें, अगर डब्ल्यूपीआई का देखें, तो इनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे आप इस वाले पॉइंट्स पर अगर नज़र डालें, ये जो लास्ट पॉइंट है, कंपोनेंट्स इंक्लूड प्राइमरी आर्टिकल फ्यूल, और अगर थोड़ा और नीचे डायग्राम पर नज़र डालें, यू विल गेट द कंपोनेंट्स ऑफ डब्ल्यूपीआई बास्केट। यहाँ पे प्राइमरी आर्टिकल है, फ्यूल पावर है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं, प्राइमरी में फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं, इन्हीं लिखी हुई में देखते हैं कि कितना इन्फ्लेशन आ गया, मतलब कितना चेंजेस हुआ है प्राइस में, कितना एवरेज राइज इन प्राइस हुआ है, एवरेज प्राइसेस जो है उसमें कितना चेंजेस हुआ है। तो ये डेफिनेशन सिर्फ इन्हीं पर, इन्हीं बास्केट ऑफ गुड्स एंड गुड्स पर अप्लाई होती है। इससे जो चीज़ें निकलेंगी तो डिफ्लेटर निकलेगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में एनालिटिकल डिफरेंसेस वगैरह ये याद रखना। यूपीएससी माइट आस्क यू दीज क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, ओके। इसके अलावा मतलब जीडीपी डिफ्लेटर और उसके बीच में डिफरेंस के एस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एस्केलेशन क्लॉज जो है उसके लिए भी यहाँ पे यूज़ होता है। एस्केलेशन क्लॉज वगैरह जो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी, कंस्ट्रक्शन वर्क, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है कि एस्केलेशन क्लॉज में। इसके अलावा मैक्रो इंडिकेटर्स, ग्लोबल इन्वेस्टर जो है वो डब्ल्यूपीआई वगैरह को ट्रैक करते हैं जब वो इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट डिटरमाइन करते हैं एक फॉर्मुलेशन ऑफ ट्रेड, फिस्कल एंड अदर इकोनॉमिक पॉलिसीज। डब्ल्यूपीआई देख के ही आरबीआई कहेगा अच्छा महंगाई बढ़ रही है, तो आरबीआई फिर उस हिसाब से मॉनिटरी पॉलिसी बनाएगा, जो आपको पता है बेसिक्स में। आप यही तो देखते हो कि इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाएं घटाएं क्या करें, है ना, वही सब तो करते हो। तो इन्फ्लेशन कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से पता चलेगी। इसके अलावा एक डब्ल्यूपीआई का डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स भी है, जो एग्रीगेट है डब्ल्यूपीआई फॉर फूड प्रोडक्ट्स अंडर द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स एंड फूड आर्टिकल्स। तो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स और फूड आर्टिकल्स के हेड के अंडर जो चीज़ें हैं उनकी यहाँ पे बात होती है डब्ल्यूपीआई फूड इंडेक्स में। और जिसको अगर हम देखें अलॉन्ग विद द सीपीआई जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, फूड प्राइस इंडेक्स पब्लिश्ड बाय सीएसओ, उसका जो फूड प्राइस इंडेक्स है और इसका जो डब्ल्यूपीआई का फूड इंडेक्स है, तो इससे हमें ओवरऑल फूड इन्फ्लेशन पता चल सकती है इफेक्टिवली, ठीक है। तो फूड इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डब्ल्यूपीआई की फूड इंडेक्स की बात हो जाएगी, इन्फ्लेशन की बात हो जाएगी, ये सारे इसके सिग्निफिकेंस हैं। इसके अलावा डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में डिफरेंस क्या है, ये जो चीज़ें बताई गई हैं ना, इनको बस एक बार देख लो। इसके ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रट्टाफिकेशन करने बैठ जाओ, नहीं, थोड़ा सा चीज़ें ध्यान रखो कि हाँ यहाँ पे एलपीजी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा है, ठीक। तो इस तरीके से याद रख लो, फिर कुछ चीज़ें होंगी जो आपको एग्जाम में एलिमिनेट करने में आपको पता चल जाएगा, ये तो पक्का है, ये तो था नहीं शायद, ऐसे करके आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा होलसेल प्राइस इंडेक्स वर्सेस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यहाँ पे सबसे पहले सिंपल डिफरेंस पता रखने हैं आपको कि जो ये अभी मैंने पहले ही बता दिया है कि एवरेज प्राइसेस फॉर बल्क सेल होता है, एक तो होलसेल लेवल पर होता है और दूसरा यहाँ पे कमोडिटीज एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब होलसेल पहली स्टेज पे होता है। एवरेज चेंज ये क्या होता है, प्राइस एज रिटेल लेवल। सो रिटेल और बल्क ये आपको बस कीवर्ड याद रखने हैं, बाकी आप समझ रहे होगे, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज होती है, ये लास्ट कह सकते हो, या कंज्यूमर लेवल वाली स्टेज होती है, ये दूसरा डिफरेंस समझ सकते हो अंडर द इंडिकेशन। कवर क्या करता है, यहाँ पे गुड्स ओनली, मैंने पहले ही बता दिया था, यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ होते हैं। सो दिस इज समथिंग जो आपको याद होना चाहिए। बेस ईयर दोनों का 2011-12 है, इसका अभी रिसेंटली चेंज हुआ है। और पब्लिश्ड, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, बट हेयर इन सीपीआई वी हैव नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ, जो मॉस्पी के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ
एंड दिस स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। और ऐसे ही आप ये भी याद रखो, जैसे अगर एनएसओ देखोगे तो एनएसओ आईआईपी भी रिलीज करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जबकि यहाँ पर अगर ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर का अगर उस चीज़ में देखोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो यू विल गेट द आइडिया ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, है ना। 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो मेजरमेंट है उनके बारे में ये करते हैं, ठीक है। तो ये भी इंडस्ट्री के कॉन्सेप्ट में भी ये दोनों चीज़ें वर्क कर रही हैं, इन्फ्लेशन में भी ये दोनों चीज़ें सीपीआई और डब्ल्यूपीआई को अलग अलग हैंडल कर रही हैं। तो ये दोनों बॉडीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इन चीज़ों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ये फैक्ट बेसिक्स की तरह आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा रीजन्स फॉर द सर्ज, ये जो बढ़ा है इतना क्यों बढ़ा है, देखो पहला सिंपल है, सप्लाई डिस्ट्रक्शन हुए बिकॉज ऑफ कोविड-19। जो भी सप्लाई साइड पे अगर प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो डिमांड तो चीज़ों की उतनी ही है, तो समझ रहे हो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको पता ही है ये चीज़ कि अगर सप्लाई नहीं है किसी, अगर मान लो मार्केट में चीज़ें नहीं आ रही हैं तो फिर वो डिमांड तो आ रही है लेकिन चीज़ें नहीं आ रही, तो ऑब्वियसली एक ऐसी कंडीशन बनने लगेगी कि बोली लगने लगेगी चीज़ों की और चीज़ें महंगी हो जाएंगी, समझ रहे हो, तो उससे इन्फ्लेशन होता है, बढ़ता है। इसके अलावा जैसे आपने प्याज वगैरह के, प्याज जो होता है, ओनियंस होते हैं, तो वहाँ हमेशा इन्फ्लेशन, इसलिए वहाँ इन्फ्लेशन क्यों आता है, इसी रीज़न से डिमांड जो सप्लाई है वो बीच में डिसरप्ट हो जाती है, कुछ टाइम के लिए सप्लाई नहीं होती, अगर सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, ये आपको पता होगा, सिंपल लॉजिक। इसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी का भी डेप्रिसिएशन हुआ है। अब आप कहोगे रुपी का डेप्रिसिएशन कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, देखो क्या हुआ, जब ये लॉकडाउन, रिस्ट्रिक्शन, कोविड-19, अनसर्टेनिटी जब आती है लाइफ में, तो क्या हुआ कि जो अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ इंडियंस की लाइफ में दिक्कत हुई, दिक्कत तो जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ये लोग हैं, ये और जो एफपीआईज हैं, इनका पैसा जो मार्केट में ये लोग इन्वेस्ट वगैरह करते हैं, इनको भी दिक्कत हुई। तो इन्होंने क्या किया, ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, लेट मी हाईलाइट दिस थिंग एज वेल, ये जो आउटफ्लो हुआ मनी का बिकॉज बाय द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उसकी वजह से क्या हुआ, एक हॉट मनी का कॉन्सेप्ट भी होता है लेकिन वो थोड़ा निगेटिव सेंस में है। यहाँ कोविड सिचुएशन में क्या हुआ, एक ऐसा मनी जो है वो निकल रहा है मार्केट से, मतलब जैसे कोई मान लो यूएसए की कोई एफपीआई है, एफपीआई का मतलब क्या होता है कि 10% तक वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो 10% तक इन्वेस्ट मतलब कुछ इन्वेस्टमेंट उसने किसी कंपनी में किया, लेकिन जैसे ही कोविड सिचुएशन आई, दिक्कत हुई, टेंशन हुई, क्योंकि ना तो प्रोडक्शन हो रहा, ऊपर से लाइफ की अनसर्टेनिटी, सो अदर थिंग्स आर देयर, और कोई डिमांड वगैरह, सप्लाई वगैरह, लॉकडाउन में सब खत्म, तो इस वजह से क्या है, ये जो लेकर वापस पैसा चले गए, अपना जो पैसा इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 4%, 5% जो ओवरऑल उसका, तो ये वापस लेके जाने लगे। ये लेके जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारे यहाँ जो कंट्री के अंदर डॉलर जो है, डॉलर कम हो जाएंगे, क्योंकि ये डॉलर लेके तो चले गए, डॉलर कम हो गए। पहले क्या था, $1 इज इक्वल टू 50 रुपये था, ठीक है, लेकिन अब डॉलर हो गए कम, अब डॉलर हो गए कम तो डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी, डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो डॉलर हो जाएगा फायदे में, मतलब $1 इज इक्वल टू, अब ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़े $1 के बराबर में आने के लिए, तो 70 रुपये हो गए मान लो, ठीक है, $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाएगी। अब इन्फ्लेशन क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि अब $1 इज इक्वल टू 70 हो गया, तो अब वीक हो गया पैसा, आप कुछ इंपोर्ट भी करोगे तो भी वो महंगा पड़ेगा आपको, समझ रहे हो, ये मतलब थियरीज होती हैं इकोनॉमी के, आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो अब अगर मतलब मान लो कि पहले 50 रुपये में कुछ चीज़ें मंगा पा रहे थे, लेकिन अब उसके लिए उतनी ही चीज़ के लिए 70 रुपये लगेंगे, तो आपके लिए मतलब जैसे क्रूड ऑयल ही है, ठीक है, ऑयल ही लेने में दिक्कत हो रही, महंगा पड़ रहा है, सो दैट थिंग यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि हाँ इससे महंगाई बढ़ेगी। आई होप यू आर गेटिंग। इसके अलावा प्लस यहाँ पे इंडिया का इंपोर्ट तो हुआ है, पर्टिकुलरली इन क्रूड ऑयल, मेटल, एडिबल, मोर एक्सपेंसिव, तो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी जो है उससे क्या होता है, इनका जो इंपोर्ट होता है वो एक्सपेंसिव होता है, जो मैंने अभी बता दिया कि पहले मान लो 50 रुपये में 1 लीटर तेल आ रहा था बाहर से, अब 70 रुपये देने पड़ेंगे, तो हमारा ज़्यादा आउटफ्लो होगा, तो वहाँ से भी आप और पैसा जो है वो बाहर जाएगा, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग, क्योंकि और फिर प्रोडक्शन में भी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ जाएगा, ठीक है, तेल अगर महंगा है तो इधर से उधर ले जाने में दिक्कत आएगी, महंगा पड़ेगा तो ओवरऑल कॉस्ट में इंक्रीज होगा। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। इसके अलावा राइज इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़, तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि प्राइसेस जो हैं वो राइज हुए हैं
बिकॉज क्रूड ऑयल है, इन सब चीज़ों के प्राइसेस जो है वो बढ़े हैं एज़ कम्पेयर टू द करस्पॉन्डिंग मंथ लास्ट ईयर। तो बढ़े हैं तो वो तो हम वैसे ही डिस्कशन में ले रहे हैं, तो इट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा सीजनैलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट सीजनैलिटी पर होते हैं, जैसे पेरिशेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अनियन इज़ वन एग्जाम्पल, यू विल गेट के हाँ दिक्कत होती है, पेरिशेबिलिटी होती है, ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन उसकी वजह से भी होती है, ठीक है। इसके अलावा अनरिलायबिलिटी ऑफ डेटा, शार्प राइज इन द एनुअल रेट इन मार्च, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि डेटा बढ़ रहा है तो हम ये कह रहे हैं कि यार डेटा को हम काउंटर, डेटा जो है वो सही नहीं है, क्योंकि पिछले साल से कंपेयर करोगे तो बेस इफेक्ट आएगा। आप ये चीज़ हर इकोनॉमी के टर्म, हर इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट में अभी कोविड के बाद यूज़ कर सकते हो, क्योंकि क्या है, इकोनॉमी ऐसे चलती है कि लास्ट ईयर कितना था आज कितना है, ऐसे हम इकोनॉमी में चलते हैं कि लास्ट ईयर, जैसे आप रेलवे में टिकट बुक कराओ तो उसमें जो जो कन्फर्मेशन का जो होता है कि अगर आप कन्फर्म टिकट होगा या नहीं, वेटिंग लिस्ट से कन्फर्म में जाओगे या नहीं, उसका जो परसेंटेज होता है वो लास्ट ईयर, उसी दिन लास्ट ईयर कितनी डिमांड थी और क्या क्या हुआ था, उसके बेसिस पर आपको चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। अगर लास्ट ईयर, मान लो अभी होली चल रही है तो लास्ट ईयर होली पे क्या डिमांड थी, तो वैसी ही डिमांड इस साल आएगी, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो प्रोबेबिलिटी दिखाई जाती है कि आपकी टिकट कंफर्म होगी या नहीं होगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि कोविड-19 लास्ट ईयर था, तो उसके कंपैरिजन में उसके इफेक्ट की वजह से भी हमें कुछ डेटा ऐसे हैं जो अनरिलायबल लगेंगे। क्यों? क्योंकि बेस इफेक्ट है। बेस इफेक्ट का इज द कॉन्सेप्ट कि बेस जो है वो ही दिक्कत वाला था। हमें लगेगा कि यार बहुत ग्रोथ हो गई, या हमें कुछ ऐसा लगेगा कि बहुत हम इम्प्रूव हो गए, 10% का लास्ट ईयर से ग्रोथ आया, वो तो इसलिए आ गया ना क्योंकि लास्ट ईयर तो कुछ हुआ ही नहीं था, इसलिए, समझ रहे हो। सो दैट थिंग इज देयर। सो बेस इफेक्ट इज समथिंग दैट यू कैन यूज इन योर आंसर एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट इम्प्लीकेशन क्या है, इससे क्या यहाँ पे रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ेगा बिकॉज ऑफ WPI। देखो यहाँ पे आप कहोगे यार इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, और इफेक्ट में भी यही कह रहा हो कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसका रीज़न ये है कि देखो अभी जो इन्फ्लेशन बढ़ा है वो होलसेल लेवल का हम पढ़ रहे हैं कि होलसेल इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो हम आगे क्या प्रेडिक्ट कह सकते हैं, इम्प्लीकेशन क्या कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन आ जाएगा, जो ये जो होलसेल है वो इवेंचुअली यू विल फाइंड आउट कि ये आपका देखने को मिल जाएगा आपका इसमें रिटेल लेवल पर भी, ठीक है। और अगर न्यू लॉकडाउन हुए तो ऐसा पक्का हो जाएगा, ठीक है। सप्लाई चेन फिर से डिस्टर्ब होगी और फिर से ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा रिटेल इन्फ्लेशन इज़ ऑलरेडी ये जो क्लाइम्ड है 5.52% फ्यूल वगैरह की वजह से, और ये सारी चीज़ें तो ऑलरेडी बढ़ चुका है और बढ़ने की उम्मीद है, या इसका इम्प्लीकेशन है। पॉलिसी रेट कट, अब देखो इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो आपको अगर सिंपल इकोनॉमिक्स पता है, वेयर देयर इज़ द राइज ऑफ इन्फ्लेशन यू विल ऑटोमेटिकली सी कि RBI अपने जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो रेट है, ये सब चीज़ें बढ़ा देती है। बढ़ा क्यों देती है? क्योंकि इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है और डिमांड जो है लोग कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की और लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो सप्लाई जो है लिक्विडिटी कम करनी पड़ती है अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है, ठीक है। लोगों के पास पैसा जो ज़्यादा है वो कम करना है। कम कैसे करेंगे? पॉलिसी रेट जो है वो उसको यहाँ पे कम ज़्यादा चेंज करते रहते हैं, ठीक है, टू फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो वो सारी चीज़ें, WPI नंबर्स आर नॉट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मेन मेट्रिक इन द पर्पज ऑफ सेटिंग मॉनिटरी पॉलिसी। द शार्प स्पाइक में रिजल्ट इन मॉनिटरी लुकिंग एट द प्रिकॉशनरी रेट कट्स। तो रेट कट भी कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस थिंग। इसके अलावा हायर इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन, ये भी एक्सपेक्टेशन है, प्लस इसके अलावा ड्यूअल प्रेशर ऑन इकोनॉमी, क्योंकि इन्फ्लेशन और रेस्ट्रिक्शन ऑफ लॉकडाउन, तो ये सारे इंटरेक्शन यू कैन यूज इन योर आंसर्स एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट कंक्लूजन है सिंपल सा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने रिसेंटली इन्फॉर्म किया है दैट 92% ऑफ द टारगेट जो है वो फर्स्ट फेज ऑफ प्रधानमंत्री ये जो आवास योजना ग्रामीण वर्जन है, इसके 92% जो है यहाँ पे टारगेट जो है वो खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा हाउस यहाँ पे आपके पास टेबल है, क्या टारगेट्स थे। फेज़ 1 जो है वो 2016 से 19 तक चला था, टारगेट जो था वो 1 करोड़ था, और दूसरा वाला है वहाँ पे 1.95 करोड़ है। ओवरऑल दोनों को ऐड कर दोगे तो 2.95 करोड़ आएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये जो ग्रामीण वाले की बात कर रहे हैं, शहर वाली या अर्बन वाले की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे PMAYG जो है 2016 में लॉन्च हुई थी, रिस्ट्रक्चर करके हुई थी इंदिरा आवास योजना।
योजना को, ठीक है। इसके अलावा इट वाज लॉन्च्ड, ये जो इंदिरा आवास योजना है ये लॉन्च हुई थी एज अ सब स्कीम ऑफ RLEGP, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसके अंदर एक सब स्कीम हुई थी इंदिरा आवास योजना, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसको एक इंडिपेंडेंट स्कीम कर दिया गया 10 साल बाद, यानी 1985-86 में एज अ सब स्कीम लॉन्च हुई। फिर इसका प्रमोशन हो गया, सब स्कीम से ओवरऑल स्कीम बना दी गई, ठीक है। और ये 1996 जो है इट वॉज मेड एन इंडिपेंडेंट स्कीम फ्रॉम 1996, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कीम एम्स टू प्रोवाइड द पक्का हाउस विद बेसिक एमिनिटीज टू ऑल द होमलेस एंड दोज हाउस होल्ड लिविंग इन द कच्चा एंड डिलेपिडेटेड हाउसेस, ठीक है, जो भी है। सो दिस इज देयर, और ऑब्जेक्टिव इसके ये हैं 2022 तक हाउसेज वगैरह की बात है। एलिजिबिलिटी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एज पर द हाउसिंग डेप्रीवेशन, जो भी पैरामीटर्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स यूज किए जाएंगे, जिनमें मेन जो है वो है आपका सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। याद रखना, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में सिलेंडर देना हो, चाहे वो आपका आयुष्मान भारत में चीज़ों बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करना हो, चाहे वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना वाला ये जो ग्रामीण वर्जन है, यहाँ की बात हो, हर जगह एक चीज़ जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी में कॉमन है वो ये है कि हर जगह देखा जाता है डेटा ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वेरिफिकेशन होता है बाई ग्राम सभा, दिस इज समथिंग जो आप किसी भी क्वेश्चन पॉलिटी के आंसर में लिख सकते हो कि कैसे ग्राम सभा आर प्लेइंग द इंपॉर्टेंट रोल। अब ग्राम सभा में डायरेक्ट कोई कंटेंट नहीं, कोई मैगजीन कवर करती है, लेकिन अगर आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ोगे तो आपको यहाँ मिल गया कि वेरिफिकेशन करती है ग्राम सभा। अगर आपने ये चीज़ें कुछ और में स्कीम्स वगैरह पढ़ी हैं, अगर मान लो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पढ़े हैं, तो वहाँ पे भी ग्राम सभा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ग्राम सभा जो है ग्राउंड लेवल पर चीज़ों को देखेगी। तो आप ऐसे चीज़ों को लिंक कर सकते हो। अगर आप कोविड-19 के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा था कि ग्राम सभा वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी। अगर आप ट्राइबल एरियाज़ के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो वहाँ पर भी ग्राम सभा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है राइट्स के मामले में। तो इस तरीके से आपको चीज़ों की क्रोनोलॉजी को, चीज़ों की जो डेप्थ है उसको समझते हुए पढ़ना है। अगर सीधा सीधा पढ़ोगे तो सीधा सीधा कोई क्वेश्चन UPSC इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू, ठीक है। एनालिटिकल थिंकिंग होगी तभी फिर काम भी कर पाओगे, IAS भी बन के काम तभी कर पाओगे जब एनालिटिकल थिंकिंग होगी, 10 तरीकों से सोचोगे। सेम यहाँ करना है। इसके अलावा क्राइटेरिया फॉर द ऑटोमेटिक इंक्लूजन इज एज फॉलोज। तो इंक्लूजन का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि विदाउट शेल्टर, ये पूरा इंक्लूजन क्राइटेरिया है कि ये लोग सारे इंक्लूड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक इंक्लूजन, ठीक है। इसमें क्या है कि हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर जो होंगे, इसके अलावा जो लिविंग ऑल आर्म्स हैं, इसके अलावा मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, ये सारे लोग हैं। इसके अलावा यूनिट साइज मिनिमम साइज ऑफ द यूनिट जो है 25 स्क्वायर मीटर है। इसके अलावा डेडिकेटेड एरिया फॉर हाइजीन कुकिंग यहाँ पे होगा। हाइजीन कुकिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। अब कभी भी बात कर रहे हो आप, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ की बात कर रहे हो, माल न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो, तो माल न्यूट्रिशन की बात करते टाइम आपको 3 कंपोनेंट में, लेट मी गिव दिस एनालिसिस एज वेल, कि जब आप माल न्यूट्रिशन या हेल्थ सेक्टर में हेल्थ की प्रॉब्लम की बात कर रहे हो तो वहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है अंडर नरिशमेंट, के खाना ही नहीं मिल रहा, ठीक है। फिर क्या होता है अंडर न्यूट्रिशन, के खाना तो मिल रहा है लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। दाल चावल तो मिल रहे हैं लेकिन विटामिन ए नहीं मिल रहा, उसमें ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, प्रोटीन नहीं मिल रहा। सो दाल चावल में प्रोटीन तो है नहीं, तो ऐसे आप समझो कि वहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन की एक प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी तो है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट तो है, लेकिन नेशनल न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एक्ट नाम की कोई स्कीम नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग। इसलिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है फूड फोर्टिफिकेशन की। फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है कि आपने पढ़ा होगा कि विटामिन ए, वो जो ICAR है वो कोई ऐसी वैरायटी बना देता है कि चावल में प्रोटीन डाल दिया, चावल में विटामिन ए डाल दिया, समझ रहे हो। तो वो जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम फूड फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रोल प्ले करती है। तीसरी चीज़ होती है वाटर सैनिटेशन हाइजीन। सो माल न्यूट्रिशन इज़ नॉट अबाउट कि खाना नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। मान लो दोनों चीज़ें मिल रही हैं बट आपकी हाइजीन सही नहीं है ना, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिजीज़ हो जाएंगी। इतने सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई है ना, वो सब किस लिए हैं, वो इसीलिए हैं डिजीज़ करने के लिए, तो डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो फिर अल्टीमेटली माल न्यूट्रिशन होगा। तो माल न्यूट्रिशन इज़ अ मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना और मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच नीड्स टू बी इनकलकेटेड इन आवर पॉलिसीज़, है ना, समझ रहे
रहे हो। तो यहाँ पे यही चीज़ है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर बना दिए, लेकिन उसके अलावा हाइजीन वगैरह के लिए कुकिंग वगैरह का भी ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे ही आप स्वच्छ भारत मिशन देखोगे तो वहाँ पे वो जो टॉयलेट्स वगैरह बनाने की बात है तो वो भी लिंक कर दिया जाएगा आवास योजना ग्रामीण से, ठीक है। ये कन्वर्जेंस लाया जाता है। अभी अंगीकार योजना एक चली थी, अंगीकार कैंपेन। अंगीकार कैंपेन क्या है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में जो लोग घर बनवाए हैं उनको दूसरी स्कीम्स के साथ लिंक किया जाएगा, क्योंकि जो देखो हर जगह तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का यूज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, जो बंदा घर बनवा रहा है अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और ग्रामीण फॉर दैट मैटर, तो वो बंदा मतलब आयुष्मान भारत के लिए भी एलिजिबल है, और वो सेम पर्सन जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सिलेंडर के लिए भी एलिजिबल है, क्योंकि डेटा तो वही सेम ही है, समझ रहे हो। सो दैट थिंग इज देयर, तो कन्वर्जेंस इज रिक्वायर्ड। इसलिए अंगीकार कैंपेन आया था, वो अलग है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में था, ग्रामीण में नहीं था। ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी माइट ट्रिगर यू ओवर हियर। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग सरन मैम। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शेयरिंग पैटर्न का शेयरिंग देखोगे तो 60-40 है, और नॉर्थ ईस्ट में 90-10 है। ऑब्वियसली आपको पता है, और 100% यहाँ पे है। बस 60-40 याद रखना, ये 50-50 नहीं है, ये बस आपको याद रखने की ज़रूरत है। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। इसके अलावा अदर फीचर्स क्या हैं, सिंगल स्टेट नोडल अकाउंट एंड 100% डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र यहाँ पे होता है, ठीक है, और सिंगल स्टेट नोडल अकाउंट है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आवास सॉफ्ट जो है, आवास सॉफ्ट और एक आवास ऐप है। ऐसी नरेगा में भी, एमजी नरेगा जो है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, वहाँ पे भी नरेगा सॉफ्ट है, ठीक है। सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट पेपर है ना, एक हार्ड पेपर होता है, एक हार्ड कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है, मतलब कुछ डिजिटल सा हो जाएगा। तो यही यहाँ पे है। ये चीज़ें यहाँ पे भी वही है कि वर्क फ्लो एंड ट्रांजैक्शन बेस्ड टू फैसिलिटेट ई गवर्नेंस ऑफ PMAYG, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन वगैरह है वो ई गवर्नेंस फैसिलिटेट, सेम है, वही कॉन्सेप्ट है कि सॉफ्ट का मतलब सॉफ्ट कॉपी, ऐसे याद रखना। चाहे वो नरेगा सॉफ्ट का भी यही मतलब है कि सॉफ्ट कॉपी मतलब ई गवर्नेंस से एसोसिएटेड है। यहाँ पे आवास सॉफ्ट में भी वही चीज़ है कि जो ट्रांजैक्शन है, जो चीज़ें हैं वो ऐसे होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आवास ऐप भी है जो क्या करता है, रियल टाइम प्रोग्रेस देखता है हाउस होल्ड की, डेटा एंड टाइम स्टैंपिंग उसकी होती है, और जियो रेफरेंस्ड फोटोग्राफ्स भी होती हैं, ठीक है, कि हाँ इस जगह पर ये वाला बन रहा है, और उसका डेट, उसका टाइम स्टैंपिंग कब तक क्या हुआ, दैट थिंग इज ऑल्सो देयर। सो यू कैन सी द काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कैसे कितने अच्छे तरीके से चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं। यू कैन ऑलवेज यूज़ दीज पॉजिटिव थिंग्स इन योर आंसर्स, और बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी ये चीज़ें। निगेटिव तो बहुत भरा पड़ा है, हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है, इतने डेटा, इतना सेंसस, लेकिन ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको अपना एक वो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रखना है, ठीक है, समझ रहे हो। इसके अलावा एविडेंस बेस्ड मॉनिटरिंग जो है, ऐसे नहीं कि मॉनिटरिंग ऊपर से, एविडेंस बेस्ड जियो टैगिंग फोटोग्राफ्स का यूज़ हो रहा है, जियो टैग की जा रही है, मतलब जो जगह वगैरह जैसे घर बना तो जियो टैग करने से क्या होता है, उसका जो उसके क्या बोलते हैं, जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, वो फिक्स होते हैं कि हाँ ये ऐसा, इस वाले इतने लैटिट्यूड और इतने लॉन्गिट्यूड, क्योंकि वो तो आपका पूरे पृथ्वी पे एक ही है, मतलब इस तरीके से टैग कर दिया जाता है उस जगह को, ऐसी चीज़ को, प्रोग्रेस वगैरह वहाँ पे पता चल जाती है। इसके अलावा कन्वर्जेंस विद अदर प्रोग्राम, जैसे मैंने अभी बताया था, अर्बन वाले में अंगीकार कैंपेन का एग्जांपल दिया था, वैसे ही रूरल वाले में जो है, ग्रामीण वाले में है, तो वहाँ पे भी लिंक किया जा रहा है। जैसे 12,000 रुपये का प्रोविज़न है फॉर द टॉयलेट्स, ठीक है, थ्रू स्वच्छ भारत मिशन। मैंने अभी बोला था ना कि वहाँ पे जैसे ये चीज़ है, हाइजीन, फूड हाइजीन के लिए किचन वगैरह वाला भी चीज़ था, अब ये भी है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये माल न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है गवर्नमेंट के अगर घर बना रही है तो फिर माल न्यूट्रिशन भूल गई, और ऐसा नहीं कि माल न्यूट्रिशन के बारे में पॉलिसी बन रही है तो और चीज़ें भूल गई, नहीं, चीज़ों की कन्वर्जेंस इज वन ऑफ द बज़वर्ड ऑफ प्रेजेंट डे गवर्नेंस सिस्टम इन द कंट्री, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज़ आपको आंसर राइटिंग में शो करनी है कि अगर आप आगे चल के सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बनोगे या कुछ और बनोगे, तो यू शुड बी इन दैट पोजीशन कि आप मल्टीपल डायमेंशन से चीज़ों को रिलेट और को रिलेट कर सको, ठीक है। वो एनालिटिकल एबिलिटी आंसर राइटिंग से चेक की जाती है, बस दिस इज द ओनली लॉजिक बिहाइंड आंसर राइटिंग, के आपको 7 मिनट में जब आंसर लिखना होगा तो आप फेक इट नहीं, वो है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, तो फेक इट नहीं कर पाओगे, सब रियलिटी दिख जाएगी कि कितना एनालिटिकल चीज़ें हैं, समझ रहे हो। सो दैट इज द थिंग।
यहाँ पे क्या है इसमें, और इसके अलावा जो नरेगा एमजी नरेगा है तो 90 से 95 डेज का अनस्किल्ड वर्क भी उन लोगों को, क्योंकि पता है वो लोग गरीब हैं, सिंपल सा हमें पता चल चुका है, हमने तभी तो हम उनका घर बना रहे हैं, तो नरेगा का भी हेल्प दे दिया, लिंक कर दिया। क्वालिटी ऑफ हाउस कंस्ट्रक्शन, तो रूरल मैसन, ऐसा नहीं कि हाउस कैसे भी बना दो, तो यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जा रही है रूरल जो मैसन्स हैं, और हाउस डिज़ाइन टाइपोलॉजीज वगैरह यहाँ पे अच्छे से यूज हो रहा है। इसके अलावा सेंसिटाइजेशन ऑफ बेनिफिशियरीज, सेंसिटाइजेशन इज एवरी ब्लॉक ग्रुप ऑफ पंचायत फॉर द सेंसिटाइजेशन ऑफ बेनिफिशियरी हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नेंस एंड एक्सेलरेटेड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ठीक है, गवर्नेंस एंड एक्सेलरेटेड लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का यूएनडीपी के साथ। याद रखना गोल्स प्रोजेक्ट यूएनडीपी के साथ है। ज़्यादातर क्या होता है, ज़्यादातर हमारे यहाँ प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक उनका लिंक हो जाता है, वो ज़्यादातर ऐसा होता है, जैसे स्टार्स प्रोजेक्ट है वर्ल्ड बैंक वहाँ पे सपोर्ट करता है। एग्रीकल्चर के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है, चाहे वो आपका ड्रिप हो, डैम रिहेबिलिटेशन इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, या बाकी और भी बहुत सारे। सिमिलरली अटल भूजल, उसमें भी वर्ल्ड बैंक था। तो ऐसे वर्ल्ड बैंक बहुत जगह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसमें इस वाले गोल में वर्ल्ड बैंक नहीं है, यूएनडीपी है। और गोल प्रोजेक्ट जो है वो लाइवलीहुड को एक्सेलरेट करने के लिए, गवर्नेंस एंड एक्सेलरेटेड लाइवलीहुड फॉर द रूरल पुअर, ठीक। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक एज वेल। एंड देन वी हैव द स्वामित्व स्कीम। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड अंडर स्वामित्व स्कीम, और नेशनल पंचायत राज डे जो है वो मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इस दिन क्या क्या हुआ था एक बार देखते हैं। इस दिन पहली बार ये जो नेशनल पंचायती राज डे जो है इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जो हमारा जो पंचायत वाला अमेंडमेंट वगैरह जो रूल्स थे वो इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्स वगैरह शुरुआत हो गई थी, ठीक है, इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है। दूसरा उसी दिन केशव नंदा भारती केस की जजमेंट भी आई थी 24 अप्रैल 1973 के ही दिन, ठीक है। तो दैट थिंग इज़ ऑल्सो देयर कि हाँ उस दिन मतलब 24 अप्रैल को केशव नंदा भारती केस जो है उसकी जजमेंट डे भी है। और इसके अलावा 24 अप्रैल को ही सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट का भी जन्म हुआ था। तो ऐसे आप 2-3 चीज़ें बस ऐसे चीज़ों को लिंक करके याद रख सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी में। इसके अलावा वापस आ जाते हैं, स्वामित्व स्कीम क्या है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज़ वगैरह दोगे या यूपीएससी में तो पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन टेस्ट सीरीज़ में आपको मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 20 से 50 टेस्ट दोगे तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कि स्वामित्व जो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो ये स्टेटमेंट में आता है, ठीक है। याद रखना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है दैट एम्स टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। रूरल इंडिया को इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की बात है। प्रॉपर्टी वैलिडेशन तो अभी भी होता है, लेकिन इंटीग्रेटेड वे में उसको प्रोवाइड करने की बात है, जहाँ पे ड्रोन सर्विलेंस टेक्नोलॉजी, ड्रोन सर्वे का यूज़ होगा, जहाँ पर डिमार्क इसको करने के लिए जो आबादी एरियाज हैं, आबादी एरिया रूरल इंडिया में आबादी एरिया उसको बोलते हैं जहाँ पे लोग रहने लगते हैं, इनहेबिटेशन शुरू हो जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ है। इट एम्स टू अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑन द रेवेन्यू प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड एंड इशू प्रॉपर्टी कार्ड। प्रॉपर्टी कार्ड जो प्रॉपर्टी ओनर हैं उनको प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे, और जो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स हैं जो हैं इन द रेवेन्यू प्रॉपर्टी रजिस्टर्स उनको अपडेट किया जाएगा रूरल एरिया में। एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज मेन नोडल मिनिस्ट्री है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। याद रखना एम्फेसाइज एडेड, हैशटैग एम्फेसाइज एडेड, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। याद रखना, क्योंकि रूरल एरिया की बात है, और फिर पंचायत कहोगे, सोचोगे, कॉमन सेंस लगाओगे और गलत करके चले जाओगे, तो थोड़ा ध्यान रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है। अगर बात करोगे कि लैंड जो जो लैंड रिकॉर्ड वाला जो प्रोजेक्ट है, जो लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने का प्रोग्राम है, उसको डिजिटल करने का प्रोग्राम है, वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। इस स्कीम को एक बार देख लेना, लैंड रिकॉर्ड को अपडेट करने का पार्ट वो दूसरा एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो दैट इज़ देयर, और यहाँ पे ये बात इसकी हो रही है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, चीज़ों को ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या है, पहला तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, और ये कोलैबोरेट करेगा स्टेट, ये तो आपका ऊपर हो गया सेंटर पे, लेकिन स्टेट पर क्या है, स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट जो भी है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट रिवेन्यू लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट भी होगा, प्लस
सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया क्यों है? टेक्नोलॉजी पार्टनर है, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहिए ना। ड्रोन सर्वे की बात कर दी है तो ड्रोन लाना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली स्टेट रिवेन्यू वगैरह लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की हेल्प ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तभी तो उनसे रिकॉर्ड वगैरह अपडेट करवा पाओगे। तो सारी चीज़ें, 4 चीज़ें याद रखना चारों को। नेशनल लेवल पर क्या है, स्टेट पर क्या है, और स्टेट पर 2 चीज़ें हैं, और फिर तीसरे नंबर पर सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री में, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, ठीक है, याद रखना। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है, ना कि किसी और मिनिस्ट्री के अंडर। नहीं तो कंफ्यूज हो गए, वहाँ अगर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लिखा हो तो ऐसा मत सोच लेना कि सर्वे वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, क्योंकि अर्थ को तो देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ लॉजिक मत लगाना। याद रखो इसको कि सर्वे ऑफ इंडिया यहाँ पे है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, और बना तो बहुत पुराना है, 1767 में, एंड इज द ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। CSIR वगैरह भी हैं आज़ादी के पहले, आसपास ही की बात है, 1942-48 और समथिंग लाइक दैट, 40s की बात है, CSIR भी बना था तभी, और उसी लाइन की बात है, मतलब शुरुआत में ही सब बना, उसके बाद पूरा डेवलपमेंट आज़ादी के बाद हुआ। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से 1767 से, मतलब यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो जो टाइम था ना, वो नॉट जलियांवाला, वो जो बक्सर के पहले जो आपका क्या बोलते हैं उसको, आपकी बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी, वो भी इसके मतलब बाद में, मतलब उसके भी उसी के आसपास की बात है, ठीक है, समझ रहे हो। मतलब आप ऐसे रिलेट करो कि 1765 में ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स ने आपने वो ले लिया था कंट्रोल, ठीक है, उसी के टाइम के उन्होंने बनाया होगा, ठीक है, समझ रहे हो। सो इट टेक्स द लीडरशिप रोल इन द प्रोवाइडिंग, और ये इफेक्टिव और ये सब चीज़ें करते हैं। स्कीम जो है 2 फेज में डिवाइड है, एक पायलट फेज है, एक दूसरा कंप्लीट सर्वे होगा, ठीक है, वो वाला है। इसके अलावा कंपोनेंट्स ऑफ द स्कीम, तो पहला कंपोनेंट है एस्टेब्लिशिंग ऑफ कोर्स नेटवर्क। कोर्स नेटवर्क क्या है? कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। ये नेटवर्क है रेफरेंस स्टेशन का जो दैट सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स। ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स जो हैं उनको, उसको पूरे को जो एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं उनको सपोर्ट करने का काम कोर्स नेटवर्क करेगा, समझ रहे हो। जैसे ATM है, तो ATM तो बहुत सारे हैं, तो उन ATMs को पूरा कोलैबोरेशन, या बैंक्स बहुत सारे हैं, तो उनको नेटवर्क बनाने का काम कौन करता है? जो उनका जो ये होता है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे ही कोर्स नेटवर्क क्या है? जो अलग अलग ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स हैं, जो एक्यूरेट जियो रेफरेंसिंग और ग्राउंड ट्रूथिंग और डिमार्केशन ऑफ लैंड, ये सारी जो चीज़ें ग्राउंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, उन कंट्रोल सेंटर्स को एक नेटवर्क में जोड़ने का काम कौन करेगा? कोर्स नेटवर्क, CORS, कोर्स नेटवर्क। याद रखना, सिंपल सा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे अगर आपको कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पता है तो उसी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के वो कोर जो है वो यहाँ पे भी आ जाएगा, इस चीज़ में कोर्स बना दिया, ठीक, ऐसा लगा दिया। इसके अलावा लार्ज स्केल मैपिंग यूजिंग ड्रोन। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे ड्रोन्स का यूज़ करके सर्वे ऑफ इंडिया हेल्प करेगा ड्रोन वगैरह प्रोवाइड करने में, और हाई रिजोल्यूशन और एक्यूरेट मैप बनाए जाएंगे प्रॉपर्टी कार्ड के बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो इशू किए जाएंगे, ठीक है, उस रिकॉर्ड के हिसाब से टू द रूरल हाउस होल्ड ओनर्स, ठीक है। तो लार्ज स्केल मैपिंग इज द अनदर कंपोनेंट, LSM। पहले कोर्स था, फिर LSM है। इसके अलावा IEC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन, ये सब यहाँ किया जाएगा, मतलब जो हमने ऊपर पॉइंट देखा था कि अवेयरनेस कैंपेन वगैरह। इसके अलावा इनहेंसमेंट ऑफ स्पेशल प्लानिंग, ग्राम मानचित्र, ठीक है। तो स्पेशल प्लानिंग मतलब जो स्पेस में जो चीज़ें हैं, मतलब एक मैपिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट है, तो एनहेंसमेंट होगा उसका ग्राम मानचित्र का। तो डिजिटल स्पेशियल डेटा मैप्स जो हैं क्रिएटेड अंडर, जो ड्रोन सर्वे में मैप वगैरह बनाए जा रहे हैं, उसको लेवरेज किया जाएगा फॉर द स्पेशल एनालिटिकल टूल टू सपोर्ट द प्रिपरेशन ऑफ ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। उसका यूज़ भी करेंगे। उसका एक यूज़ तो हो गया प्रॉपर्टी कार्ड में, वो हमने ऊपर देखा था दूसरे पॉइंट में कि लार्ज स्केल मैपिंग विद ड्रोन करके प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए जाएंगे। लेकिन एक तीर से 2 निशाने लग रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? तो दूसरा क्या करेंगे, उसी से ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान भी यूज़ करेंगे। तो इस पॉइंट को अलग से ऐसा मत सोचना कि अलग से, बस सिंपल एक कोर्स है, एक LSM है। LSM के 2 यूज़ हैं। 2 यूज़ कौन कौन से हैं? उससे प्रॉपर्टी कार्ड इशू हो जाएगा मैपिंग से, और दूसरा ग्राम मानचित्र जो है उसको इस तरीके से हम उसको यूज़ करके क्या कर सकते हैं,
GPDP बना सकते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, जो प्लानिंग होती है वहाँ पे यूज़ होता है। इसके अलावा ऑनलाइन मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग के लिए डैशबोर्ड भी है, ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। अगर आप एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट पढ़ोगे नीति आयोग की, जो नेट पर आपको मिल जाएगा अगर आप चाहें, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो, ठीक है, तो पबेड वाले तो वो जरूर पढ़ लें, उसमें 1-2 चैप्टर अच्छे हैं बहुत सारे, जैसे डिपार्टमेंट एंड मॉनिटरिंग जो है, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन से रिलेटेड एक अलग से चैप्टर है। उसके अंदर DMEO जो आपका मॉनिटरिंग इवेल्युएशन ऑफिस है, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग इवेल्युएशन ऑफिस जो है अंडर द नीति आयोग, तो वो मॉनिटरिंग इवेल्युएशन का काम करता है। तो वहाँ पे DMEO तो है ही, इसके अलावा पर KPIs का भी यूज़ कर रही है गवर्नमेंट। और KPI क्या होता है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जो अलग अलग हैं, जैसे SDG इंडेक्स आ गया, बहुत सारे जो इंडेक्सेस गवर्नमेंट लेकर आ रही है, जो आपके कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का पार्ट है, अलग अलग इंडेक्सेस, हेल्थ इंडेक्स, एजुकेशन का स्टेट एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, तो बहुत सारे, उनसे भी एक तरीके का मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन गवर्नमेंट कर रही है, या नीति आयोग गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है उस चीज़ को करने में। तीसरा जो कंपोनेंट है मॉनिटरिंग इवेल्युएशन का, वो है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। तो गवर्नमेंट ने हर अच्छी स्कीम में, चाहे वो न्यूट्रिशन से रिलेटेड हो या आपका फूड सिक्योरिटी, मतलब अलग अलग जगह गवर्नमेंट इज यूजिंग दिस डैशबोर्ड एज वेल, इससे भी मॉनिटरिंग इवेल्युएशन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे अलग अलग टूल्स हैं मॉनिटरिंग इवेल्युएशन के। तो ये भी एक टूल है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, जहाँ पे, क्योंकि डैशबोर्ड है तो यानी ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी तो अपने आप कोई गलत काम करने से लोग डरेंगे, अकाउंटेबिलिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, अच्छे दिन आएंगे, ठीक। इसके अलावा प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट जो है, द स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द regular departmental mechanism which will be assisted by program management unit at national and state level। तो this is there and benefits क्या है स्वामित्व स्कीम के। पहला क्या है कि प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए जाएंगे। अभी हमने देखा था ऊपर LSM वाले पॉइंट में, कोर्स और LSM 2 ही पॉइंट थे मेन, बाकी तो ऐसे हवाबाजी थी, ठीक है, तो स्पेसिफिक तो वही 2 थे ना। तो हमने देखा था कि एक LSM वाले में इंश्योरेंस प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए जाएंगे, वो जो LSM की हेल्प से, मतलब लार्ज स्केल मैपिंग जो होगी, मैपिंग ड्रोन की हेल्प से, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन करके प्रॉपर्टी कार्ड इशू किए जाएंगे। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, प्रॉपर्टी कार्ड होगा तो ईजिली जो विलेजर्स हैं वो अपने प्रॉपर्टी और उसको लोन ले सकते हैं, और प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी टैक्स में कवरेज उनका हो सकता है। इसके अलावा ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी जो टैक्स डिटर्मिनेशन शीट है उसको भी बनाया जा सकता है कि प्रॉपर्टी कितनी है किसके पास। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन भी ऑटोमेटिक हो सकता है। इसके अलावा लिक्विडिटी ऑफ द लैंड पार्सल, अभी क्या है, लैंड पार्सल की लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी किसी चीज़ की डिपेंड होती है कि आप कितना ईजिली उस चीज़ को पैसों में कन्वर्ट कर सको। अगर मतलब पैसे, अगर पैसे हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे लिक्विड ही होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद और चीज़ें होती हैं जो, जैसे जो चीज़ें अगर आपके पास प्रॉपर्टी है उसको लिक्विड कम मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उसको आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन खरीदने में इंटरेस्टेड है, सही दाम पे मिल रही, तो टाइम लगेगा, इसलिए वो लिक्विड नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टी अगर ये कार्ड होंगे और प्रॉपर्टी कार्ड होंगे तो ईजी वे में, मतलब आप प्रॉपर्टी ट्रांजैक्ट कर सकते हो, तो लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा इंक्रीज इन द फाइनेंशियल क्रेडिट अवेलेबिलिटी, और क्योंकि लोन ले पाएंगे तो फाइनेंशियल क्रेडिट अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी और फॉर्मल लोन्स ले पाएंगे। इसके अलावा मिनिमाइज प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी डिस्प्यूट इसलिए होते हैं क्योंकि प्रॉपर रिकॉर्ड्स नहीं होते, ठीक है। तो सिविल राइट्स ऑफ द विलेजर जो है वो बढ़ेंगे। जो एनक्रोचमेंट होता है, आपने बहुत सुना होगा, ज़मीन पर कब्जा, ये फलाना ढिमका, ये सब चलता रहता है, ठीक है। और इसी पर बहुत सारी लड़ाइयाँ और झगड़े भी होते हैं। जर जमीन जोरू वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, कि झगड़े इन्हीं चीज़ों पे होते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी हैं। और इसी वजह से अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअली सोचो, अगर आप पबेट किए हैं तो आपको पता है, नहीं पता होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को पावर दे रखी है पुलिस के ऊपर भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पावर दी है। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है, या जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स होते हैं, दे हैव दिस, यू कैन से, उनका काम ये भी होता है जो प्रॉपर्टी, ये डिस्प्यूट्स, लैंड डिस्प्यूट्स वगैरह सुनना वगैरह, ठीक है। और लैंड इज़ द सीरियस और वेरी, यू कैन से, इमोशनल सब्जेक्ट फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो ज़मीन बहुत बड़ी चीज़ है और ज़मीन पे बवाल भी होते हैं, और ज़मीन के जो रूल्स हैं वो ऐसे हैं कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। ग्राउंड लेवल पे दिक्कत होती है आइडेंटिफिकेशन वगैरह में, क्योंकि रिकॉर्ड्स वगैरह और ये सारी चीज़ें बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, ठीक है। रूरल इंडिया में लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते, ये भी एक एंगल है। बाकी सिस्टम भी ऐसा है जिसमें सिस्टम लूप होल्स भी हैं, तो हर तरफ से क्या होता है, दिक्कत होती है, और चीज़ें सेंसिटिव भी हैं। तो इस वजह से DM को पुलिस पावर भी दी रखी है, ताकि मतलब ऐसा ना हो कि कोई इशू हो या
कुछ भी हो। प्लस लैंड एक्वायर का काम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह करते हैं, तो फिर समझ सकते हो कि लोग वहाँ पे झगड़े वगड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से वो पुलिस जो है वो सीधी डीएम के पास दे रखी गई होती है इसी वजह से, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग। एग्जैक्ट एरिया ऑफ रिवेन्यू विल बी, एग्जैक्ट एरिया जो है रिवेन्यू का वो पता चल जाएगा हमें, और रिकॉर्ड वगैरह टैक्सेशन में फिर से हेल्प होगी। इसके अलावा बेटर क्वालिटी जीपीडीपी मैंने देखा था, मैंने बताया था एलएसएम ही मेन है, एलएसएम और कोर्स ही मेन थे। एलएसएम में एक था पॉइंट कि यहाँ से प्रॉपर्टी कार्ड आएगा, और दूसरा था कि इससे क्या होगा, अगर मैपिंग अच्छे से होगी तो मैपिंग से ग्राम मानचित्र बनेगा, यानी कि उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं जीपीडीपी में। तो अंडर द मैप्स क्रिएटेड जो है उससे हम जीपीडीपी भी अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि जीपीडीपी बनाना क्या है, प्लानिंग करना, यानी ये यहाँ पे ये बनाना है, वो वहाँ पे बनाना है। तो अगर मैप अच्छा होगा, अगर सब चीज़ें बढ़िया होंगी तो आराम से हम मैप में बता पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उस तरह से आप सोचिए। इसके अलावा बेनिफिट्स अदर क्या है कि जो अदर स्कीम्स हैं लाइक पीएम किसान, फसल बीमा, उनको इम्प्लीमेंट करने में ईजी रहेगा, क्योंकि उसमें सब में ये है ना कि इतनी ज़मीन होनी चाहिए, इतनी ज़मीन होनी चाहिए, तो कुछ अब कितनी ज़मीन किस पे है ये तो पता ही नहीं चलेगा ऐसे, है ना, क्योंकि इतना सारा इशू है। अगर प्रॉपर्टी कार्ड प्रॉपरली ऐसे इशू कर दिए जाएंगे स्वामित्व के अंडर में, तो क्या होगा कि वो उन स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन भी ईजी हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, जो एक्सक्लूजन एरर और इंक्लूजन एरर हो जाते हैं वो नहीं होंगे। इंक्लूजन एरर क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे ने ये सारी चीज़ें बताई थी कि इंक्लूजन एरर क्या होता है, जिनको नहीं मिलना चाहिए बेनिफिट वो एंटर हो गए उसके अंदर, ठीक है, वो इंक्लूजन एरर है। और जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो बाहर छूट गए, वो एक्सक्लूजन है। तो ये सारे एरर्स होते हैं, वो एरर्स यहाँ मिनिमाइज होंगे, और इकोनॉमिक सर्वे के ऐसे रेफरेंस में भी मेंस में। तो आप ये डायग्राम याद रखिए, 4 पॉइंट याद रखिए, और आपका काम हो गया। इश्यूज क्या हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन, सबसे पहले कम्युनिटी रिलक्टेंस है, क्योंकि हर जगह ये देखो, ये सब करने से क्या होगा, ये सब करने से फ़ायदे हैं, लेकिन उसके साथ साथ टैक्सेशन और ये सारी चीज़ें भी साथ में हैं। अभी क्या है, कुछ है ही नहीं, तो रूरल इंडिया में आराम से मतलब जो है वो चीज़ें भी हैं, ठीक है। अगर लैंड बाउंड्री सेंसिटिव, और ऊपर से लैंड बाउंड्री सेंसिटिव टॉपिक हैं, एटीट्यूड, बिहेवियर, एथिक्स, मोरालिटी सब लगाना पड़ जाता है, तब जाके चीज़ें बदलती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक्सक्लूजन, वल्नरेबल पीपल का एक्सक्लूजन, जैसे यहाँ पे दलित, वुमेन और जो टेनेंट्स, फार्मर्स हैं, आर ऑफन एक्सक्लूडेड फ्रॉम एक्सेसिंग लैंड इवन दो दे मे लेजिटिमेटली हैव अ क्लेम। तो ऐसे लोग क्योंकि वल्नरेबल हैं और उनकी ज़मीन उनके पास इतनी वो नहीं होती है वल्नरेबिलिटी की वजह से, तो ऐसे लोग एक्सक्लूड हो जाते हैं। और अगर स्कीम भी बन जाएगी तो फिर क्या होगा, अब फिर तो उनके राइट्स रहेंगे ही नहीं, कि मान लो कुछ करके अगर ये गलत एक बार हो गया डेटा रिकॉर्ड, ठीक है, समझ रहे हो, तो वो चीज़ है। इसके अलावा लैक ऑफ फंक्शनल मार्केट इन द रूरल एरियाज फॉर यूजिंग, और जो हम कह रहे हैं कि भाई ज़मीन का कागज़ बन जाएगा, प्रॉपर्टी टैक्स, तो फिर लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन लिक्विडिटी इतना ऐसा इजी, मतलब हम कह तो रहे हैं, अगर थियोरेटिकली कह रहे हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल लेवल पे देखो जाके तो ये इतना आसान नहीं है कि मार्केट रूरल एरियाज़ में कोई ऐसा फंक्शनल मार्केट हमें तुरंत मिल जाएगा कि हाँ इसको प्रॉपर्टी बेच दो, है ना। तो दैट थिंग इज़ नॉट, इतना ज़्यादा नहीं है, इतना फंक्शनल नहीं है, ठीक है। दैट इज़ द अनदर इश्यूज़ विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लीमेंटेशन। रेगुलर अपडेशन जो है वो रिक्वायर होगा यहाँ पे, तो उसमें मैन पावर लगेगी, अथॉरिटी जो है वो यहाँ पे मेंटेन करने के लिए, वो सब चीज़ें हैं। इसके अलावा सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो लैंड है वो स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट के कंट्रोल में रहता है, और सेंटर जो है वो नोडल एजेंसी है। लेकिन और बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि लैंड है, एग्रीकल्चर, ये सब प्रॉपर्टी, ये सब लोकल लेवल के सब्जेक्ट हैं, तो कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा वी हैव लीगल लूपहोल्स भी हैं कि स्कीम प्लेसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैरिंग अप्रोप्रिएट अमेंडमेंट्स इन द रिवेन्यू लॉज फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, और इस तरीके से स्टेट रिवेन्यू डिपार्टमेंट वगैरह ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे एग्जांपल, हरियाणा में क्या हुआ, स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड अंडर द पंचायती राज एक्ट, हाउएवर एक्ट में सिर्फ पंचायत की बात है, ठीक है, मैप की बात है, लेकिन जब रिकॉर्ड और रिवेन्यू की चीज़ों में जा रही हैं तो फिर लैंड रिकॉर्ड्स में जा रहे हैं, उसमें इंटरफेयर हो रहा है सेंटर का, तो वही लीगल प्रॉब्लम, क्योंकि मैंने भी बताया कि जो स्टेट की यहाँ पे अथॉरिटी जो है वो अथॉरिटी में दिक्कत हो जाती है, ठीक है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। इसके अलावा मिस्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट, तो यहाँ पे सिंगल वीमेन फॉर्म अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द पॉपुलेशन बट आर ऑफन, यहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी ओनरशिप नहीं होती। दिस स्कीम इज़ अ करंट डिज़ाइन बाय मिसिंग द, ये अभी जो स्कीम की डिज़ाइन है उसमें यहाँ पे उन वीमेन ओनरशिप राइट्स को भी मतलब इनकॉर्पोरेट नहीं किया है, रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और इससे क्या होगा, पजेशन एंड नॉन इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी कार्ड्स बेस्ड ऑन पजेशन एंड नॉन इनहेरिटेंस, अगर यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है ये सारी चीज़ें को इशू कर दिए, वो चीज़ है जो
सिंपल तो ये है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो हमने मिस कर दी है एम्पावरमेंट की, बिकॉज ऑफ द लूप होल्स दैट आर देयर इन द स्कीम। वे फॉरवर्ड क्या है कि क्योंकि अभी हमने जो इश्यूज़ पढ़े उनके सॉल्यूशन लिख दो, वे फॉरवर्ड हो गया। इंगेज करो कम्युनिटी को, क्योंकि कम्युनिटी में रिलक्टेंस है तो इंगेज करो। इसके अलावा प्रोटेक्ट द मोस्ट वल्नरेबल, हमने देखा वल्नरेबल सेक्शन दिक्कत में है, चाहे वो अलग अलग वीमेन हो या फिर जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब, वो सारी चीज़ें। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, मार्केट को इनेबल करना चाहिए टू वर्क, और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट, एंड यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं। अगले वीडियो में हम कॉपीराइट वाला ये टॉपिक पढ़ेंगे, और इसी के साथ आपकी विजन आईएएस का इकोनॉमी पोर्शन भी कवर हो जाएगा। आज हमने इसको 4 में से 3 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगली वीडियो में इकोनॉमी के बाद हम सिक्योरिटी, और उसके बाद सिक्योरिटी में क्योंकि एक ही टॉपिक है, इसको जल्दी से खत्म करके वी विल मूव ऑन टू द एनवायरनमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी। थैंक यू सो मच।